हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों ने मन बना लिया है, जो नारा हम शुरू से देते आ रहे हैं कि जो पेंशन बहाल करेगा वही देश और प्रदेश पर राज करेगा। और इसके लिए हमने वोट फॉर ओपीएस की मुहिम हिमाचल प्रदेश से शुरू की थी। हिमाचल प्रदेश में भी हमने यही नारा दिया था कि जो पेंशन बहाल करेगा वही प्रदेश पर राज करेगा। और हिमाचल के कर्मचारियों ने उसमें एकजुटता दिखाते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री जो जयराम ठाकुर जी थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री, जिन्होंने विधानसभा के अंदर से एक बात कही थी कर्मचारियों को चैलेंज करने की कि यदि कर्मचारियों को पेंशन चाहती है तो वो वीआरएस लेकर इलेक्शन लड़ लें, चुनाव लड़ लें, पता चल जाएगा तो उनकी पेंशन बहाल हो जाएगी। वहाँ कर्मचारियों ने उनके चैलेंज को स्वीकार किया कि हम सरकारी कर्मचारी चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम चुनाव लड़वाते कैसे हैं ये दिखा देंगे, हार जीत बता देंगे। और वहाँ के कर्मचारियों ने वहाँ के मुख्यमंत्री की भी पेंशन पक्की करवाई और अपनी भी पेंशन ले ली। इसी प्रकार कर्नाटक के अंदर भी हमने, और बाद में जयराम ने ये माना कि मेरी सरकार, हाँ, यहाँ पंचकुला के अंदर, हरियाणा के अंदर आकर वहाँ उन्होंने माना कि मेरी सरकार ओपीएस के मुद्दे पर गई है। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ये आगामी संकेत देकर गए हैं कि सरकार बचानी है तो पुरानी पेंशन को बहाल कर दीजिए। तो वोट फॉर ओपीएस के का जो अभियान है वो हम हरियाणा प्रदेश के अंदर चलाएंगे। 2019 के विधानसभा चुनाव में हमारा आंदोलन 2018 से 17 से लगातार चला हुआ है। लगातार धरने, प्रदर्शन, रैलियां, भूख हड़ताल हम कर चुके हैं। 2019 में हमारे जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, उन्होंने हमसे एक वादा किया था, प्रदेश के जो 2 लाख एनपीएस पीड़ित कर्मचारी हैं और उनके परिवारों से जींद के अंदर रैली थी जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, वहाँ खुले मत से उन्होंने ऐलान किया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम पुरानी पेंशन को लागू करेंगे। और उनके घोषणा पत्र में भी पहली मांग थी कि पहला वादा था कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, लेकिन वो सत्ता में आने के बाद उस वादे को भूल चुके हैं और बिल्कुल पुरानी पेंशन की तरफ उन्होंने कोई उचित कदम नहीं उठाया है। और अब बात करते हैं, वो 26 साल की एज में जब एमपी बने तो 31 साल के जब हुए तो वो पेंशन के हकदार हो गए। बिल्कुल 31 साल के बाद फिर एमएलए बने हैं, अब फिर पेंशन के हकदार हो गए हैं। मतलब वो 36 साल की उम्र में ही 2 पेंशन लेंगे और कर्मचारी 58 साल के बाद भी पुरानी पेंशन से वंचित रहेगा। उसके बुढ़ापे में उसको 2000, 1700, 1800, 2500 इतनी पेंशन मिलेगी, जबकि हरियाणा प्रदेश के अंदर कहते हैं कि बुढ़ापा पेंशन 2750 रुपया दे रही है। बुढ़ापा पेंशन से भी कम पेंशन, बुढ़ापा पेंशन से भी कम पेंशन, और वो भी किसके बावजूद, हमारे वेतन से 10% कटने के बावजूद। हरियाणा सरकार से लगभग 1200 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार, जो कर्मचारियों का जो 14% बोलते हैं वो, और 900 करोड़ प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वो लगभग 2100 करोड़ रुपए सालाना एनपीएस के अंदर लगाया जा रहा है, शेयर मार्केट के अंदर लगाया जा रहा है। और अब तक लगभग 16000 करोड़ रुपए हरियाणा प्रदेश का और कर्मचारियों का एनपीएस के अंदर लगाया गया है। यदि हरियाणा सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करती है तो हरियाणा सरकार को 16000 करोड़ रुपया भी मिलेगा, जो प्रदेश के विकास कार्यों में भी यूज किया जा सकता है। जिस तरह हमारी जो जीपीएफ होता है पुरानी पेंशन के अंदर, वो कर्मचारी सेविंग के लिए अपना वेतन से कटवाता है और लगभग 58 साल के बाद जब रिटायर होता है तब उसको वापस लेता हो, और 58 साल तक हरियाणा सरकार उस पैसे जो सरकारें कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दे रही हैं और एनपीएस के नाम पर उनके साथ एक बड़ा धोखा किया जा रहा है, वही सरकारों के नुमाइंदे, वो राजनेता एक बार विधायक, सांसद बनकर पूरी उम्र आखिरी सांस तक कितनी मौज मस्ती लूटते हैं और हरियाणा और पूरे देश भर की सरकारों पर कितना खर्च सिर्फ राजनेताओं के चलते आ रहा है। इस बारे में कुछ डाटा हैं, मेरे साथ हैं पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनूप लाठर जी। तो वो आंकड़ा आप पूरा देखें, और जितने भी कर्मचारी भाई हैं और जिनके भी परिवार में कोई कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, वो एनपीएस में है, नई पेंशन में है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर आदमी को पता चले कि जो राजनेता अपनी मोटी पेंशन लागू करवा लेते हैं, लेकिन जो कर्मचारी अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी जवानी सरकार को देता है, बुढ़ापे में उसकी नई पेंशन स्कीम में पेंशन बनती है 1000 से 1500, 2000 तक है। तो बात करते हैं जी। अनूप जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी आपके पास ये कुछ आंकड़ा है जी, तो बताओ थोड़ा है, ये बड़ा गजब का आंकड़ा लिए हुए आप। हरियाणा प्रदेश के तमाम एनपीएस कर्मचारियों और जो हमारे पुराने कर्मचारी हैं उनकी तरफ से आपके चैनल का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने
हरियाणा प्रदेश के इतने बड़े मुद्दे को, जो आज एक राजनीतिक मुद्दा भी बना हुआ है, पुरानी पेंशन को, उसको उठाने का आपने काम किया है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। देखो, जिस तरह बार बार मीडिया के अंदर भी और सरकारें भी बार बार जब वार्ता के लिए हम जाते हैं, वहाँ एक ही बात करते हैं कि यदि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाता है तो उससे देश और प्रदेश के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ेगा। लेकिन हम शुरू से ही कहते आए हैं कि जो जिन्होंने ये पुरानी पेंशन को बहाल करना है वो स्वयं तो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश का कर्मचारी है, जो 30 से 35 वर्ष तक अपनी जो जवानी है उसको प्रदेश के विकास कार्यों में, प्रदेश की जनता के लिए और सरकार की नीतियों के धरातल पर लागू करवाने के लिए लगाता है, उसको पेंशन से वंचित किया जा रहा है। जिस तरह हमारे देश के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के जो पूर्व सांसद हैं, वो 4796 पूर्व सांसद आज के दिन देश के राजकोष से पेंशन ले रहे हैं और उस पर लगभग 70 करोड़ रुपए सालाना खर्च किया जा रहा है, जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं उनके ऊपर। सांसद हैं जो पूर्व में रह चुके हैं। हाँ, पूर्व में जो सांसद रह चुके हैं। 70 करोड़ रुपए सालाना जी। और इसी प्रकार जो हरियाणा सरकार के विधायक हैं, 275 पूर्व विधायक और 128 जो पूर्व विधायकों के परिजन जी, यानी जो पूर्व विधायक गुजर चुके हैं, उनको भी पेंशन मिल रही है। उस पे एक आरटीआई के तहत ये आंकड़ा लिया गया है, उसमें 29.51 करोड़ रुपए सालाना खर्च उनके ऊपर किया जा रहा है। हरियाणा के हरियाणा के पूर्व विधायक और पूर्व विधायकों के जो परिजन वो पेंशन ले रहे हैं। ठीक है। जिस प्रकार हमारे हरियाणा प्रदेश की बात करें हम, कैप्टन अजय सिंह यादव हैं जो कई बार एमएलए बन चुके हैं, वो आज सबसे ज़्यादा पुरानी पेंशन जो ले रहे हैं 2.38 लाख रुपए जी, शायद 6 बार एमएलए रहे हैं। बिल्कुल, 6 बार एमएलए रहे हैं। 2.38 लाख रुपए प्रति माह पेंशन ली जा रही है। और इसी प्रकार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, वो 2.22 लाख रुपए प्रति माह पेंशन ले रहे हैं। कृष्णलाल पवार जी है 1.99 लाख रुपए प्रति माह पेंशन ले रहे हैं। और हमारे रणदीप सिंह सुरजेवाला जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, वो भी 1.68 लाख रुपए प्रति माह पेंशन ले रहे हैं। ये पेंशन है इनकी हरियाणा विधानसभा से विधायक के नाते जी। आपको भी पता होगा और आम जनता को भी बताना चाहते हैं, कर्मचारी वर्ग तो अच्छी तरह जानता है कि यदि एक नेता एक बार एमपी बनता है उसकी अलग पेंशन है, एमएलए बनता है उसकी अलग पेंशन होगी, राज्यसभा से बनेगा उसकी अलग पेंशन होगी। इस तरह जितनी बार विधायक और एमएलए एमपी बनते हैं उतनी बार पेंशन लेते जाते हैं। तो इसमें जो आपने बताया है, ओम प्रकाश चौटाला एमपी लोकसभा रह चुके हैं, कृष्णलाल पवार राज्यसभा के हैं, रणदीप सुरजेवाला भी अब राज्यसभा के बन चुके हैं। तो इनकी यहाँ भी पेंशन होगी, यहाँ भी इनकी पेंशन बनेगी। और जिस प्रकार जो एक विधायक पहली बार जब पेंशन लेता है उस पर लगभग 45,900 रुपये प्रति माह उसकी पेंशन बनती है। अच्छा, पहली बार जो पेंशन, हाँ, पहली बार जो पेंशन लेता है। और आपने देखा होगा पीछे इसी विधानसभा की बात करें हम, कुलदीप बिश्नोई जी विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, पार्टी बदली और अपने बेटे भव्य बिश्नोई को फिर इलेक्शन लड़वाया। मतलब एक ही योजना के अंदर 2 पेंशन पक्की करके वो अपने एक परिवार की 2 पेंशन पक्की करके। और इसी प्रकार उनके परिवार में भी 4 मेंबर हैं। जी जी, सभी उनकी माताजी हैं, वो विधायक रह चुके हैं, उनकी पेंशन कुलदीप बिश्नोई की पेंशन, उसकी पत्नी की भी पेंशन और आप भव्य बिश्नोई की भी पेंशन, यानी घर में 4 मेंबर हैं, चारों हरियाणा विधानसभा से पेंशन ले रहे हैं। और जब हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को देने की बात आती है तब कहते हैं कि वित्तीय भार पड़ेगा। और कुलदीप बिश्नोई तो सांसद भी रह चुके हैं, लोकसभा से पेंशन ले रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब ऐसा ही तो दुर्भाग्य है कि जब कर्मचारी मांगते हैं या प्रदेश की जनता कुछ मांगती है तब बात कह देते हैं कि वित्तीय बोझ पड़ेगा, वित्तीय ऐसी स्थिति नहीं है हरियाणा प्रदेश की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार देश के अंदर हमारे 5 राज्यों में पुरानी पेंशन को लागू किया जा चुका है, लगभग हम मानते हैं कि उनसे समृद्ध प्रदेश हरियाणा प्रदेश है। बिल्कुल। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है। हाँ जी। और कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें अब तक पुरानी पेंशन ही चल रही है, नई पेंशन लागू ही नहीं हुई? एक बात बताना चाहते हैं, जिस तरह ये बार बार कहते हैं कि यदि पुरानी पेंशन लागू की जाती है तो
इतना भार हो जाएगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी कहा था कि यदि पुरानी पेंशन बहाल करते हैं, और वो भी किस आंकड़े के तहत, कि व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज मिला कि यदि पुरानी पेंशन बहाल करते हैं तो 2030 तक प्रदेश कंगाल हो जाएगा। वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त विभाग के अधिकारी भी उनके पास हैं। यदि वहाँ से एक आंकड़ा लेते तब और मीडिया के अंदर बोलते तो हम उसको कुछ मान सकते थे, लेकिन एक व्हाट्सएप के माध्यम से यदि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसा बयान देते हैं वो काफ़ी निंदनीय है। उसमें कहते हैं कि यदि बहाल करेंगे 2030 तक दिवालिया हो जाएगा। हम बताना चाहते हैं प्रदेश की जनता को भी और सरकार को भी कि 2004 से जब केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन को बंद किया और नई पेंशन जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसको लागू किया, उसके बाद कुछ राज्यों ने उसी समय अपना लिया था, जैसे बिहार है, कई राज्य हैं उन्होंने उसी समय अपना लिया, लेकिन त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल उन्होंने पुरानी पेंशन अडॉप्ट वही रखी जो पहले वाली पुरानी पेंशन थी। और 2018 के आसपास त्रिपुरा ने उस पुरानी पेंशन को बंद किया, लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो आज तक भी पुरानी पेंशन पर ही चला हुआ है। और हम अंतर की बात करें तो पश्चिम बंगाल पुरानी पेंशन दे रहा है और आप मान सकते हैं कि बिहार में 1 अप्रैल 2004 से जब पुरानी पेंशन को ख़त्म करके नई पेंशन सिस्टम लागू की, आप कितना डिफरेंस मानते हैं कि विकास में कितना अंतर मानते हैं? बराबर ही है बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि जितना पैसा हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार एनपीएस के अंदर लगा रही है, यदि उस पैसे को भी सेव करके कर्मचारी को पेंशन दी जा सकती है जी। ये आंकड़े हमने हरियाणा प्रदेश की जब हमने 19 फरवरी को पंचकुला के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन किया था, लाखों कर्मचारी प्रदेश के वहाँ अपना हक मांगने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के पास जा रहे थे, तो वहाँ सरकार की बर्बरतापूर्वक या अन्यायकारी नीति के तहत हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हमारी बहनों के ऊपर पानी का बछवारे लाठियाँ मारी गई। उसके बाद 20 फरवरी को जब मुख्यमंत्री जी से वार्ता के लिए गए हम, वहाँ भी हमने इस बात को रखा कि यदि हरियाणा प्रदेश की सरकार चाहती है तो वो पुरानी पेंशन को लागू कर सकती है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें प्रति व्यक्ति की जो एवरेज एज मानी गई है वो 68.20 वर्ष है जी। और हरियाणा सरकार का जब कर्मचारी 58 साल के बाद रिटायर होता है उसको लगभग 10 से 11 साल पेंशन देनी पड़ती है। तो जो सरकार अपना 14% जमा करवा रही है और हमारा जो 10% टोटल वो 24% एनपीएस के अंदर लगाया जा रहा है, शेयर मार्केट के अंदर लगाया जा रहा है, उस 14% को भी सरकार यदि सेव करती है तो वो 10 से 11 साल तक पेंशन दी जा सकती है उससे जी। यानी कि आप लोगों का पैसा ही और सरकार का जो हिस्सा है उसी को सेव कर ले, यदि उसी से पेंशन हो यदि हरियाणा सरकार के 14% को ही सेव करके जी, हमारा जो 10% है वो तो अलग रह सकता है, उसके बिना भी 10 से 11 साल तक पेंशन दी जाती है। बिल्कुल। तो एक आंकड़ा और ले रहे थे किसी नेता के बारे में आप, कुलदीप बिश्नोई के अलावा ये था। हाँ देखो, बड़े दुर्भाग्य की बात मानते हैं हम। 2019 के विधानसभा चुनाव में हमारा आंदोलन 2018 से 17 से लगातार चला हुआ है, लगातार धरने, प्रदर्शन, रैलियां, भूख हड़ताल हम कर चुके हैं। 2019 में हमारे जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, उन्होंने हमसे एक वादा किया था, प्रदेश के जो 2 लाख एनपीएस पीड़ित कर्मचारी हैं और उनके परिवारों से जींद के अंदर रैली थी जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, वहाँ खुले मन से उन्होंने ऐलान किया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम पुरानी पेंशन को लागू करेंगे। और उनके घोषणा पत्र में भी पहली मांग थी कि पहला वादा था कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, लेकिन वो सत्ता में आने के बाद उस वादे को भूल चुके हैं और बिल्कुल पुरानी पेंशन की तरफ उन्होंने कोई उचित कदम नहीं उठाया है। और अब बात करते हैं वो 26 साल की एज में जब एमपी बने तो 31 साल के जब हुए तो वो पेंशन के हकदार हो गए। बिल्कुल। 31 साल के बाद फिर एमएलए बने हैं, अब फिर पेंशन के हकदार हो गए हैं। मतलब
वो 36 साल की उम्र में ही 2 पेंशन लेंगे और कर्मचारी 58 साल के बाद भी पुरानी पेंशन से वंचित रहेगा। उसके बुढ़ापे में उसको 2000, 1700, 1800, 2500 इतनी पेंशन मिलेगी, जबकि हरियाणा प्रदेश के अंदर कहते हैं कि बुढ़ापा पेंशन 2750 रुपया दे रही है। बुढ़ापा पेंशन से भी कम पेंशन, बुढ़ापा पेंशन से भी कम पेंशन, और वो भी किसके बावजूद, हमारे वेतन से 10% कटने के बावजूद। ये बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ कितना आंकड़ा, कितना रुपया हरियाणा सरकार से सालाना जा रहा है एनपीएस में, और कर्मचारियों कितना जा रहा है? जी, हरियाणा सरकार से लगभग 1200 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार, जो कर्मचारियों का जो 14% बोलते हैं वो, और 900 करोड़ प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वो लगभग 2100 करोड़ रुपए सालाना एनपीएस के अंदर लगाया जा रहा है, शेयर मार्केट के अंदर लगाया जा रहा है। और अब तक लगभग 16000 करोड़ रुपए हरियाणा प्रदेश का और कर्मचारियों का एनपीएस के अंदर लगाया गया है। यदि हरियाणा सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करती है तो हरियाणा सरकार को 16000 करोड़ रुपया भी मिलेगा, जो प्रदेश के विकास कार्यों में भी यूज किया जा सकता है। जिस तरह हमारी जो जीपीएफ होता है पुरानी पेंशन के अंदर, वो कर्मचारी सेविंग के लिए अपना वेतन से कटवाता है और लगभग 58 साल के बाद जब रिटायर होता है तब उसको वापस लेता हो, और 58 साल तक हरियाणा सरकार उस पैसे को विकास कार्यों में यूज कर सकती है। लेकिन जो ये पैसा है जो हरियाणा हम सरकार को बार बार अवगत भी करवा चुके हैं कि आप जो ये पैसा सरकार की तरफ से लगा रहे हैं, ये पैसा प्रदेश की जनता का टैक्स का पैसा है, प्रदेश के लोगों की कमाई का पैसा है। उस पैसे को, और कर्मचारी की जो कमाई है उसके पैसे को आप शेयर मार्केट के अंदर जो लगा रहे हैं, वहाँ पर सरकार को भी नुकसान है, प्रदेश की जनता को भी नुकसान है और कर्मचारियों को भी नुकसान है। क्योंकि आपने देखा होगा पीछे भी यूक्रेन का और रूस का जब युद्ध चला हुआ था, लगातार धड़ल्ले से शेयर मार्केट डाउन हो रही थी और हमारा लाखों रुपया कर्मचारियों का, पर एक कर्मचारी का उसके अंदर डूब गया। कहीं भी कोई भी उतार चढ़ाव होता है, कर्मचारी हमेशा संकट में रहता है, हमेशा इस चिंता में डूबा रहता है कि कहीं भी होगा तो हमारा पैसा एनपीएस के अंदर से कट जाएगा। अच्छा, एक और ये बताओ, जैसे कि मान लिया सपोज करो जो एनपीएस में कर्मचारी हैं, अब वो रिटायर हो रहे हैं, कितने कर्मचारी को एनपीएस लागू होने के बाद रिटायर हुए हैं, कितने पेंशन उसको मिली है? हरियाणा का कोई है इस तरह? हाँ, हरियाणा की काफ़ी, देखो जब हमने आंदोलन की शुरुआत की थी उस समय हमने कर्मचारियों को समझाया था, हमारे जब प्रदेश के अंदर या देश के अंदर पुरानी पेंशन को जब लागू किया गया था तो एक बड़ा सपने दिखाए गए थे कि अब जब आप रिटायर होके जाओगे तो आप करोड़ों के मालिक होगे। लेकिन जब कर्मचारी रिटायर होने लगे तब पता चलने लगा 700 रुपये से लेकर मैक्सिमम आज तक 4455 रुपये पेंशन बनी है, जो फर्स्ट क्लास ऑफिसर हैं, जो कॉलेज प्रोफेसर हैं, जिनकी अंतिम वेतन जिनका 1.5 लाख रुपए था, उनकी पेंशन 4451 रुपये बनी है। और जो इनका पैसा कटा था वो कितना वापसी मिलता है, कितना उसमें एनपीएस में जमा रहता है? जिस तरह एनपीएस का जो पैसा है वो 60% रिटायरमेंट के समय मिल जाता है और जो 40% बचता है, जिस तरह इसका नाम दिया गया है नेशनल पेंशन सिस्टम, ये पेंशन सिस्टम नहीं है। जो 40% पैसा है उसका जो रिटर्न आता है उसको पेंशन का नाम दिया गया है। उस पे लगभग आज के दिन 500 रुपये पर लाख, मतलब प्रदेश का कर्मचारी अपने एनपीएस अकाउंट को चेक करके देख सकता है कि मेरे एनपीएस अकाउंट में इतने पैसे हैं और इसका जो 40% है उस पर मुझे इतनी पेंशन बनेगी। ये लगभग आइडिया है 500 रुपये पर लाख का। तो कर्मचारी इसलिए इसमें ज़्यादा चिंतनीय है। और देखो एक बात है, यदि कर्मचारी अपने भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तो वो जो उसका काम है उसमें भी प्रभावित होता है। कर्मचारी आंदोलन करते हैं उसमें भी दिमाग में भी यही बातें रहती हैं, डिस्टर्बेंस परिवार से लेकर ऑफिस के काम से सब इसमें। अच्छा, ये बताओ, मान लिया जैसे अब एनपीएस में जो कर्मचारी हैं वो रिटायर हो गए, अब जो पुरानी पेंशन स्कीम में जो कर्मचारी थे रिटायरमेंट के बाद वो बीमार हो जाते थे तो उनका सारा वो जो मेडिकल का खर्चा वो सारा मिल जाता था उनके सरकार से। तो एनपीएस वाले कर्मचारियों का रिटायरमेंट के बाद सरकार के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी होंगी, सरकार उनका क्या क्या खर्चा उठाएगी? देखो, एनपीएस और ओपीएस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिस तरह मेडिकल फैसिलिटी एनपीएस के अंदर नहीं है, हम सीधा सा कह सकते हैं कि 58 साल तक कर्मचारी से काम लिया जाता है और काम के बदले उसको वेतन दिया जाता है। 58 साल के बाद वो सरकार से उसका कोई
मतलब नहीं रह जाता, कोई कुछ नहीं। 58 साल के बाद आप सीधे NSDL से संपर्क करिए, वो ही आपका पेंशन निर्धारित करेगी। और एक बात बताना चाहते हैं, जो NPS आया था, जो नेशनल पेंशन सिस्टम, ये आम जनता के लिए लिया गया था कि इसके अंदर कोई भी अपना अब भी प्राइवेट सेक्टर वाले भी हैं या कोई भी दुकानदार, कोई भी NPS के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और वो पेंशन का लाभ, जो रिटर्न है उसका लाभ ले सकता है। लेकिन सबसे पहले हरियाणा और केंद्र, जिस तरह केंद्र सरकार ने और अन्य सरकारों ने सबसे पहले उसको कर्मचारी पर लागू कर दिया, प्रदेश की जो देश की जनता है उसको वैसे का वैसे छोड़ दिया। सबसे पहले वहाँ देखे इन्होंने कि यहाँ हम यूज़ करके देखते हैं। जब 17-18 साल के बाद, 15 साल के बाद जब कर्मचारी रिटायर होने लगे, तब पता चला कि इसमें इतने नुकसान हैं। मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, LTC की कोई सुविधा नहीं है, जो महंगाई भत्ता पेंशनरों को दिया जाता है उसका कोई बेनिफिट नहीं है। यानी कि जितनी हमारी फिक्स होगी, जितना रिटर्न फिक्स हो गया, लगभग वही चलेगा। जिस तरह पुरानी पेंशन में 75 साल के बाद बढ़ती है, 85 के बाद बढ़ती है, 100 वर्ष के बाद डबल हो जाती है, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जी। अच्छा, अभी ये तो चलो, ये तो आपने पूरा गणित समझा दिया है इसका। पिछले दिनों आपने दिल्ली में बहुत बड़ी रैली की थी और शायद लंबे समय बाद इतनी बड़ी रैली कर्मचारियों की हुई है। आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि दिल्ली की रैली से केंद्र सरकार और दूसरे प्रदेशों की सरकारें की भी सांसें फूल गई है। अभी कर्मचारी कुछ न कुछ अब तख्ता पलट कर सकते हैं। हिमाचल में कर्मचारियों ने तख्ता पलट करके दिखाया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वादा किया है कि हम पुरानी पेंशन को ख़त्म करके पुरानी पेंशन बहाल करेंगे और वहाँ भी माहौल कांग्रेस के पक्ष में लग रहा है। कर्नाटक में भी यही मुद्दा कांग्रेस ने दिया था, अभी पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। हरियाणा की क्या रणनीति है? हरियाणा के कर्मचारी अब दिल्ली की रैली के बाद आगे क्या करने जा रहा है, ताकि हरियाणा सरकार को मजबूर करे कि वो पुरानी पेंशन लागू करने पर विचार करे? जी, आप देख रहे होंगे लगातार हम 2018 से सड़कों पर हैं। प्रदेश का कर्मचारी हरियाणा सरकार से बार बार मांग कर रहा है कि हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जाए। सिर्फ बात ये आर्थिक हालात की नहीं है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने की बात नहीं, बात है ये सामाजिक सुरक्षा की। जब 58 साल के बाद हम, जब 58 साल तक सरकार के साथ काम करते हैं, तो 58 साल के बाद भी संविधान के अंदर लिखा गया है कि कोई भी संस्था है वो अपने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को 58 साल के बाद भी बरकरार रखे। और संविधान, ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। संविधान के आर्टिकल 309 में स्पष्ट लिखा गया है कि कोई भी प्रदेश अपने कर्मचारियों को पेंशन भत्ते देने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी केंद्र सरकार की कोई मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। यदि सरकार चाहती हो वो पुरानी पेंशन लागू कर सकती है। आपने देखा होगा, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर भी बहुत धरने, प्रदर्शन, रैलियाँ 7 अक्टूबर 2018 को करनाल के अंदर बहुत बड़ी रैली की। उसके बाद 19 फरवरी को हमने पंचकुला के अंदर इतना बड़ा प्रदर्शन किया। और उसके बाद फिर बार बार बातें आने लगी। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी जब मीटिंग के अंदर कहते हैं कि हमारी तो डबल इंजन की सरकार है, जो केंद्र सरकार फैसला करेगी हम तो उस पर चलेंगे। आपने देखा होगा, तो हमने वहाँ भी केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की रैली 1 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान के अंदर रखी। आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से भी, और वहाँ जो मीडिया के कर्मी पहुँचे थे उन्होंने वहाँ के दुकानदारों से, वहाँ का जो 8-7 किलोमीटर का जो सर्कल था वहाँ भी पूछा कि इतनी भीड़ कैसे दिखाई दे रही है। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि अन्ना आंदोलन के बाद 10 साल बाद रामलीला मैदान के अंदर हमने ये नज़ारा देखा है। वहाँ पर 10 से 15 लाख कर्मचारी पूरे देश का वहाँ पर पहुँचा था। और वहीं से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल PBSS हरियाणा ने वहीं से हरियाणा प्रदेश की प्रदेश स्तरीय रैली 11 फरवरी को जींद के अंदर रखी है। पूरे प्रदेश के जो लाखों कर्मचारी हैं वो जींद के अंदर इकट्ठे होंगे और वहाँ हरियाणा सरकार से मांग करेंगे कि हमारी पुरानी पेंशन को बहाल कर दीजिए। अन्यथा हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों ने मन बना लिया है, जो नारा हम शुरू से देते आ रहे हैं कि जो पेंशन बहाल करेगा वही देश और प्रदेश पर राज करेगा। और इसके लिए हमने वोट फॉर OPS की मुहिम हिमाचल प्रदेश से शुरू की थी। हिमाचल प्रदेश में भी हमने यही नारा दिया था कि जो पेंशन बहाल करेगा वही प्रदेश पर राज करेगा। और हिमाचल के कर्मचारियों ने उसमें एकजुटता दिखाते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री जो जयराम ठाकुर जी थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री, जिन्होंने विधानसभा के अंदर से एक बात कही थी कर्मचारियों को चैलेंज करने की कि यदि कर्मचारियों को पेंशन चाहती है तो वो
वीआरएस लेकर इलेक्शन लड़ लें, चुनाव लड़ लें, पता चल जाएगा, तो उनकी पेंशन बहाल हो जाएगी। वहाँ कर्मचारियों ने उनके चैलेंज को स्वीकार किया कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम चुनाव लड़वाते कैसे हैं ये दिखा देंगे, हार जीत बता देंगे। और वहाँ के कर्मचारियों ने वहाँ के मुख्यमंत्री की भी पेंशन पक्की करवाई और अपनी भी पेंशन ले ली। इसी प्रकार कर्नाटक के अंदर भी हमने, और बाद में जयराम ने ये माना कि मेरी सरकार, हाँ, यहाँ पंचकुला के अंदर, हरियाणा के अंदर आकर वहाँ उन्होंने माना कि मेरी सरकार ओपीएस के मुद्दे पर गई है। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ये आगामी संकेत देकर गए हैं कि सरकार बचानी है तो पुरानी पेंशन को बहाल कर दीजिए। तो वोट फॉर ओपीएस के का जो अभियान है वो हम हरियाणा प्रदेश के अंदर चलाएंगे। देखो, हरियाणा प्रदेश का जो कर्मचारी है, जो 1.75 लाख जो कर्मचारी एनपीएस कर्मचारी है और लगभग 1.25 लाख जो पक्का कर्मचारी है, उनके भी बच्चे आगे सरकारी सेवा के लिए आ रहे हैं। जिस तरह देखो, आपने भी पता होगा, सरकारी सेवा में आने के लिए गरीब मजदूर, किसान, छोटा दुकानदार, छोटे व्यापारी, इन्हीं के बच्चे स्ट्रगल करते हैं कि हम सरकारी सेवा में आए, और वो अपना पेट काट कर अपने छोटी छोटी बचत करके अपने बच्चों पर लाखों रुपए लगा रहे हैं। और जब वो बच्चे जो आज कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो सरकारी सेवा में आएंगे, उनको भी एनपीएस झेलनी पड़ेगी। इसलिए प्रदेश का जो कर्मचारी है, आने वाले भविष्य, आने वाले जो बच्चे हैं, जो जनता, जो आम जनता के जो बच्चे सरकारी सेवा में आएंगे, उनके लिए भी ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी आम जनता से भी ये निवेदन भी कर रहे हैं और समर्थन के लिए कह रहे हैं कि आप ये मत सोचिए कि ये जो कर्मचारी हैं, आज के कर्मचारी हैं, ये उनकी लड़ाई, ये भविष्य की जो पीढ़ियाँ आने वाले हैं उनकी भी लड़ाई है। और हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि कर्मचारी तो 2% हैं, हमने 98% जनता को देखना है। हम उनको भी बताना चाहते हैं कि जो 2% हैं, ये उस 100% में से ही हैं। ये 98% अलग नहीं है। हम उन्हीं परिवारों के बच्चे हैं जो समाज में रहते हैं, और केवल 2% को आंक कर ये गलती न करें, क्योंकि हमारे परिवार भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारा सामाजिक ताना बाना भी है, हम समाज में उठते बैठते भी हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो सरकार की जो नीतियां हैं उनको हरियाणा प्रदेश के जनता के लिए धरातल पर लागू भी हम करवाते हैं। एक कर्मचारी कम से कम 10 से 12-15 वोट प्रभावित कर सकता है, तो ये 2% को 10 या 15 से मल्टीप्लाई करके सरकार को सोचना चाहिए। वहाँ भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यही बात कही थी कि 1% है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन जब कर्मचारी, जब पूरे प्रदेश और देश को विकास में आगे ले जाने के लिए इतनी मेहनत करता है, तो वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी इस हद तक जा सकता है। वो पॉलिटिकल माहौल भी बना सकता है किसी पार्टी के पक्ष में। हाँ, देखो, हम आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं, प्रदेश की जनता को भी और हरियाणा सरकार को भी और सभी विपक्षी पार्टियों को भी कहना चाहते हैं, हम न ही किसी पार्टी के विरोधी हैं, न ही किसी सरकार के विरोधी हैं। जो सरकार, जिस तरह राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, हमने वहाँ उनके विरुद्ध में विरोध प्रदर्शन किए, रैलियाँ की, वहाँ उन्होंने पुरानी पेंशन को लागू कर दिया, हमने उनका स्वागत किया। हम हरियाणा प्रदेश की सरकार से आज भी मांग कर रहे हैं कि आप पुरानी पेंशन को बहाल कीजिए, आपके पास समय है। तो 11 फरवरी की जो रैली हमने रखी है उसको हम धन्यवाद रैली में परिवर्तित कर देंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये थे मेरे साथ हरियाणा पेंशन बहाली संघर्ष समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनूप लाठर जी। और आंखें खोलने वाले जो आंकड़े हैं आपने सुने कि किस तरह करोड़ों रुपए सिर्फ राजनेताओं पर खर्च किए जा रहे हैं। और कई ऐसे उदाहरण अनूप जी ने बताया कि एक ही परिवार के सारे ही मेंबर सरकार से पेंशन ले रहे हैं। विधायक के रूप में कई जो विधायक हैं, कई नेता हैं, 5-5, 6-6, 7-7 पेंशन भी ले रहे हैं। और जो कर्मचारी पूरी जवानी, पूरी ज़िंदगी 58 साल तक, 25 साल की उम्र में नौकरी लग जाते हैं और 58 साल तक बुढ़ापे तक सरकार की सेवा करते हैं और उनके बुढ़ापे में कुछ नहीं मिलता। तो ये जो कर्मचारियों का जो आंदोलन है, और जिस तरह से इन्होंने फरवरी में हरियाणा के जो एक गढ़ है, हरियाणा के सेंटर में जींद में रैली का ऐलान किया है, तो वहाँ से एक बड़ा बिगुल ये फूकेंगे और जिसके बाद हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जी, जैसे ये वोट फॉर ओपीएस अभियान के लिए और 11 फरवरी की रैली के लिए हमने अलग अलग कमेटियाँ बना दी हैं। वो कमेटियाँ हमारे प्रत्येक गांव में भी जाएंगी। वहाँ के जो आम जनता है, वहाँ के कर्मचारी हैं, उनको भी ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि एनपीएस की जो लड़ाई है वो सबकी लड़ाई है। और जो पुरानी पेंशन
जो लेंगे वो आने वाली पीढ़ियां भी पुरानी पेंशन लेंगी। हम इस अभियान को अब गांव स्तर तक लेकर जा रहे हैं, जिसमें वहाँ के जो युवा संगठन बने हुए हैं गांव में, हमारे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में स्कूलों में जो छात्र संगठन हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे और उनसे भी मिलेंगे। वो भी हमारा इस आंदोलन में साथ देंगे और साथ देना उनके भी भविष्य की बात है, इसलिए वो हमारा साथ भी जरूर ये सिर्फ कर्मचारियों का नहीं, सबको साथ लेकर आप चलेंगे। हाँ, जिस तरह कह रहे हैं कि बहुत से हमने सुना है कि राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। देखो, यदि प्रदेश का कोई भी युवा 18 साल के बाद जब वो वोट का अधिकारी हो जाता है तो वो अपने फायदे और नुकसान को जरूर देखेगा और कर्मचारी भी अपने फायदे नुकसान को अवश्य देखेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मैं आपका दोस्त करमपाल, आप लगातार पड़ताल टीवी के साथ बने रहिए। जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं पुरानी पेंशन को लेकर लगातार आपके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू अनूप जी। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत जी, नमस्कार।